सभी को नमस्कार। आज हम अपनी जर्नी में और आगे बढ़ते हुए 16th डे में पहुंच गए हैं एनएलपी के अंदर। आज जो टॉपिक चल रहा है वो है रिलेशनशिप मास्टरी। कल भी मैं बात कर रही थी कि रिलेशनशिप के बारे में हमें कभी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाता। हमेशा ये तो पढ़ाया जाएगा कि भी पढ़ लो पढ़ लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा रिश्ता हो जाएगा, लेकिन रहना कैसे है उस रिश्ते में ये कोई नहीं सिखाता। कितनी तरह के रिश्ते बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनमें निभाना है, कैसे कोई प्रॉब्लम आए तो फेस करना है, कोपिंग मैकेनिज्म क्या रखना है, ये सारी बातें हमें कोई नहीं सिखाता है। और एनएलपी में हम एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, खुद की भी देखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की भी देखते हैं, परिवार में भी जो जन है उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीजें सीख रहे हैं बारीकी से। तो आज हम कल हमने कुछ ये सीखा था कि अ, ये जो रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, इसमें तीन तरह के रिलेशनशिप हमने देखे थे। एक तो फेमिलियर रिलेशनशिप था। फेमिलियर में था कि फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं, जो हमें जन्मजात मिलते हैं, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई या भाई बहन, ये हमें मिलते हैं। और दूसरा आया था हमारा प्लेटोनिक रिलेशनशिप। प्लेटोनिक में क्या था, जो बाहर के हैं, जो जॉब के अंदर हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये सब आ जाता है प्लेटोनिक रिलेशनशिप में। और तीसरी टाइप का था हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप। इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गया और पति पत्नी आ गए। वो ये रिलेशनशिप है हमारा लव रोमांटिक रिलेशनशिप। तो तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं, जिनमें से मेन जो ज्यादा दिनों तक निभाना होता है वो हमारा यही मैरिटल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, इसकी ज्यादा चर्चा की जाती है। क्योंकि मेन बाकी धीरे धीरे करके छूटते चले जाते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये कई बार 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल भी निभता है। जैसे जैसे एज होती है उसी हिसाब से ये निभता है हमारा। यानी 25 साल की उम्र में शादी हुई और 75 साल तक की एज हमारी होती है, तो समझ लो 50 साल तक उस रिश्ते में रहना है। तो वो रिश्ता कैसे बनना चाहिए बढ़िया, कैसे निभना चाहिए बढ़िया ढंग से, तो वो हम कल सीख रहे थे। तो उसमें हम आगे कल हमने जो बात की थी, हमने स्टेजेस देखे थे उसके। कितने स्टेजेस हैं इसके। तो स्टेजेस में हम देखते गए तो ये देखा कि 6 स्टेज बन रहे हैं। 6 स्टेज में से जो पहली 3 स्टेज हैं वो फिर भी ठीक ढंग से अपना रिश्ता निभा लेती हैं। लेकिन जो लास्ट की 3 स्टेज हैं, वहां पर बहुत ही डेंजरस रिलेशन हो जाता है। वहां पर निभाना भी मुश्किल है, कई बार छोड़ना भी मुश्किल है, निभाना भी मुश्किल है। तो मैंने ये भी कहा था आपको कि आप अपना भी जज कर लें कि आप कहाँ पर हो, कौन सी स्टेज में हो। तो उसमें एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, आप ही लोग बताएंगे किस जिस जिसको याद है। पहली कौन सी स्टेज बताई थी? पहली स्टेज कोई बताएगा कौन सी बताई थी? पहली स्टेज बताइए। पहली स्टेज का नाम था लव एंड पैशन। लव एंड पैशन, जहां एक्सट्रीम लेवल में किसी के साथ कनेक्शन होता है, एक्सट्रीम लेवल में सभी चीजों पे ध्यान देते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे फीलिंग्स हैं। अगर कोई गुस्सा भी करती है, कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ, तो मेल मेंबर क्या कहता है, तुम तो गुस्से में भी बड़ी क्यूट लग रही हो। थोड़ी थोड़ी देर के मिलने का होता है, बहाना ढूंढते हैं, 2-2 दिन की जर्नी करके भी मिलने के लिए जा सकते हैं। तो ये वो रिश्ता है, ये उस समय की स्टेज है। ये शादी से पहले का जो एंगेजमेंट समय होता है वो भी हो सकता है, या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, कि इस तरह से एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार के साथ, बहुत पैशन के साथ, एक दूसरे की कमियों को न देखते हुए, एक दूसरे के साथ सुंदर ढंग से व्यवहार करते हुए, केयर करते हुए चलते रहते हैं। ये लव एंड पैशन की स्टेज है। कई बार ये स्टेज बहुत लंबे समय तक भी चल जाती है। वो कब चलती है उसका भी फार्मूला है। हमने थोड़ा थोड़ा तो बीच बीच में पढ़ते रहे कि मैच कैसे बनता है। अगर पीआईपी एक है, वैल्यूज एक हैं, बिलीफ सिस्टम्स एक हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक निभा सकते हैं। और अगर इनमें डिफरेंस है तो फिर वो बदलती जाती हैं, स्टेज सेम नहीं रहती हैं।
दूसरी स्टेज हमारी आ जाती है, इसके बाद सेकंड जो स्टेज हम कहेंगे वो है लव बट नो पैशन। लव तो है लेकिन पैशन नहीं बचा, क्योंकि शुरू शुरू में जो एक अट्रैक्शन होता है, एक जो स्टार्टिंग का जो वक्त है, जो बहुत ही अच्छे ढंग से ज्यादा देर तक साथ रह के बिताते हैं, हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं, वो सेटल हो चुके होते हैं। वहां पर लव है, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, बट वो पैशन नहीं है, वो पागलपंथी नहीं है कि एक दूसरे के बिना वो रह ही ना सके, एक दूसरे की गलतियों में भी वो हाँ में हाँ मिला दें, उसमें भी क्यूटनेस ढूंढने लगे। वो सब चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है फिर, और एक दूसरे के काम पर इस बात का इम्पेक्ट जो है वो पड़ता है फिर। वहां पर लव तो है पर पैशन उतना नहीं बचता है। अब आती है तीसरी स्टेज। वहां तक ठीक है, जिम्मेदारी निभाएंगे क्योंकि आपस में लव है, बच्चे हैं, सबको निभाना है। तीसरी स्टेज हमारी आ जाती है नो लव नो पैशन। यहां से खतरा शुरू हो जाता है फिर। नो लव नो पैशन, जहां पर दो पर्सन एक साथ रह रहे हैं कंप्रोमाइज बेस पर, क्योंकि कारण है बच्चे, डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, सारी चीजें, बहुत इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, लाइफ ठीक चल रही है तो ठीक चल रही है, आपको मन में होता है, उस तरह से अपना चलते रहते हैं सभी, और एक दूसरे की गलतियों को फाइंड करते हैं वहां पर ये, और बात करने की इच्छा होती है तो भी क्या मन में आ जाता है, छोड़ो ना, नहीं करते बात, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं है, वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं। तो ये वो तीसरी स्टेज आ जाती है। चौथी स्टेज जो आती है इसके बाद जो बनती है, जब ये लव खत्म हो गया, पैशन खत्म हो गया, तो फिर क्या होता है, कई बार प्लानिंग टू एस्केप होने लगता है। फिर वो सोचते हैं कि यहाँ से तो छुड़ा लो पीछा तो ही ठीक है, ऐसी लाइफ से क्या फायदा। तो वहां पे प्लानिंग टू एस्केप वाली फोर्थ स्टेज आ जाती है। दिस इज द स्टेज इमोशनल एग्जिट हो चुका होता है, कि आप मेंटली छोड़ चुके हो सकता है लीगली डाइवर्स ना लिया हो सकता है ले लिया हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं, एक ही घर में अलग अलग रूम में भी रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो कंडीशन हो गई है तो उसको कहेंगे हम मेंटल लेवल पे सेपरेशन हो चुका है। और इस स्टेज में फिर कुछ और बातें शुरू हो जाती हैं, जो थोड़ा सा लाइफ को जीना चाहते हैं, वो कहीं फिर बाहर पॉजिटिव के ढूंढते हैं। इस स्टेज पे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा अफेयर्स होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई इस प्रकार का नेचर नहीं रखता है तो फिर वो ज्यादा प्रोफेशन में डूब जाता है, अपने कार्यों में डूब जाता है, दिन रात काम ही काम, काम ही काम, प्लानिंग प्लानिंग, अपने जॉब के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो अपने आप को इस तरह से बिजी कर लेता है, वर्कहॉलिक हो जाता है। प्लानिंग टू एस्केप के अंदर ये बातें हो जाती है। और फिफ्थ स्टेज मैंने बताई थी, नॉट इन रिलेशनशिप बट फेथ इन रिलेशनशिप। ये पांचवी स्टेज है। पांचवी स्टेज में क्या है कि रिलेशनशिप में नहीं है, वहां पे क्या है, टूट गया, रिश्ता टूट गया है, यहाँ पे हो सकता है डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको रिलेशनशिप में विश्वास है। वो समझते हैं कि भाई वो जो मेरा जीवन साथी था वो भी अपनी जगह ठीक था, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन हम आपस में एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे के विचारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और वहां पे फिर वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। वहां पर रिलेशन में विश्वास तो रखते हैं लेकिन उनका आपस में साथ रहने का कोई मतलब नहीं। छठी स्टेज मैंने बताई थी, डोंट यू डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप। यानी यहाँ पे क्या है, नॉट इन रिलेशनशिप बट डोंट हैव एनी फेथ इन रिलेशनशिप। वहां पे ये बात आ जाती है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो सारी खत्म हो चुकी है, यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, हर चीज से होप जो है वो खत्म हो चुकी है। ये स्टेज सबसे डेड स्टेट है, यानी इसमें रिश्ता बिल्कुल खत्म, मर चुका है, ड्राई स्टेज है। इसके बाद इंसान कंटिन्यू वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है इस स्टेज के बाद, क्योंकि रिश्तों से ही विश्वास उठ गया, ऐसा कुछ हो गया उनके रिश्तों में। वो या तो ड्रिंकिंग में, अगर कोई इस तरह का बंदा है कि भी वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है तो वो ड्रिंकिंग करेगा, एडिक्शन में आ जाएगा, और कोई भी रिलेशनशिप का ट्राई नहीं करेगा, बहुत ही मेंटली वो हार चुका होता है।
और कोई रिलेशनशिप वो नहीं रख सकता है। तो ये 6 स्टेज मैंने बताई थी। इन 6 स्टेजेस में से आप अपने लिए अपना जजमेंट कर सकते हो कि कहाँ चल रहा है और किस तरह से उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी रिश्ता सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा भी जा सकता है। सबसे पहली वाली स्टेज, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप बेटर होता है। कभी कभी मिस मैच मेकिंग हो जाता है, गलती से शादी हो जाए, फिर सेपरेट होने के बाद दे हैव देयर ओन बेटर लाइफ। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि अ, शादी ही अगर मिस मैच से हो गई तो फिर वो उसको ब्रेक करने में ही फायदा समझते हैं। रिलेशनशिप को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बचपन से ही इस विषय पर कोई बात ही नहीं करता है कि तुमने पर्सन के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। उल्टा भड़काते हैं, उनकी बातें सुन करके ऐसी बातें बोलेंगे जिससे वो रिश्ता सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगता है। आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये भी। आप में से देखा तो बताओ। ऐसा जरूर देखा होगा कि जहां रिश्ता बन रहा है वहां पर अगर किसी को कुछ पता चल जाता है तो नमक क्या कहते हैं वो, आग में घी डालने वाला काम कर देते हैं लोग। बनता बनता रिश्ता बिगड़ सकता है फिर उसमें। तो और ये भड़काएंगे कि बात करना छोड़ दो, ऐसे ऐसे बात करने का कोई फायदा नहीं, ये करो वो करो। और ये ज्वाइंट फैमिली में ज्यादातर ऐसे केसेस में झगड़े बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोवोक करते रहते हैं। तो यहाँ पर दो लोगों का जो माइंड मैचअप नहीं हो पाता है, बाकी लोग भी आग लगाना माचिस लगाने का काम कर देते हैं। तो ये सब काम होता रहता है। तो ये था स्टेजेस की बातें। अगर हम स्टेजेस समझ में आ जाएं, अगर हमें अपनी स्टेज समझ में आ जाए तो हम रिवाइव कर सकते हैं। जहां भी कोई कमी दिख रही है और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, तो हम उसमें रिवाइव कर सकते हैं एक दूसरे को समझ करके। या एक डिसीजन ले सकते हैं, या तो रिवाइव कर लो, ढंग से रहो। क्योंकि जो पहली स्टेज है वो कितनी सुंदर स्टेज है, उसमें हमेशा घर के अंदर इतना बढ़िया माहौल रहेगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा कुछ लगेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर जब बच्चा जब प्यार में पलता है तो उसके जो संस्कार बनते हैं, जो विचार बनते हैं, जो व्यवहार बनता है, वो अलग ही लेवल का बनता है। तो अगर चाहे तो उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। अगर कोई रिश्ता डेड हो गया है तो फिर उसको भी तोड़ने में ही भलाई है, वो टॉक्सिक हो जाता है फिर। वहां पे फिर सारे सबका ही नुकसान होता है। तो इस तरह से रिश्ते जो है वो किस तरह निभते हैं, कैसे रिवर्स हो सकते हैं। तीसरे लेवल तक रिवर्स हो सकता है आराम से, जहां पे कहते हैं नो लव नो पैशन, वहां पे कुछ ना कुछ होकर के ठीक हो सकता है। पीछे जाना चाहें हम तो जा सकते हैं, लेकिन पीछे जाने की भी शर्त है फिर। वो शर्त क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस होगी तो ही रिवर्स होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। जब चाहेंगे ही नहीं रिवर्स करना उसको तो फिर कैसे होगा? तो रिलेशनशिप को, फीलिंग्स को वैल्यू देना है तभी हो पाएगा। अब हम लोग क्या सुनते रहते हैं हमेशा भी, कमाओ कमाओ कमाओ, कमाई करो कमाई करो, लेकिन सारी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है हमारे रिलेशनशिप पे। अगर आप घर में कोई भी एक स्ट्रेस में रहता है, कोई भी सर्टेन स्ट्रेस आ गया है, तो लाइफ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाता है। नॉर्मल चलता रहेगा लेकिन कोई बड़ा काम करना चाहे तो स्ट्रेस में नहीं हो पाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अगर घर में हमेशा किचकिच हो रहा है, घर में लेडीज जो है वो दुखी हैं या मुंह फुला के चल रही हैं, तो ग्रोथ नहीं हो सकता। इसको और डीप में हम जा सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये 6 स्टेज हमने पढ़ ली तो इससे काम चल गया। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, हमारे जीवन की जो भी जो हमने स्टेजेस देखी थी, PIP देखा था, VAK देखा था, तो सारा कुछ हम देख करके चले तो कई सारी लेयर्स बन जाती हैं किस तरह से हम किस चीज को ठीक कर सकते हैं। पर अगर ग्रोथ करनी है, जीवन में तरक्की करनी है, तो फिर अ, हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। उन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ रूपा, कुछ कह रहे थे आप? मैम, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में पहला आपने बताया फेमिलियर वाला, फैमिली का। हाँ, सेकंड में क्या बताया था आपने? प्लेटोनिक रिलेशन, जो बाहर वालों का रिलेशन होता है, हमारे फ्रेंड्स का, कलीग्स का, इन सब का। ओके मैम। और तीसरा था हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप। हम्म। तो ओके मैम, थैंक यू।
अब आप कितने ही लोग आप में से ऐसे होंगे जो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि घर में बेटा बहू का झगड़ा हो रहा है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो बीच में इंटरफेयर करके उसको सेटल करवाते हैं। रेयर ही कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे साथ में उनके परिवारजन हैं जो उनको सेटल करवाते होंगे। बाकी ज्यादातर बीच में बोलना तक नहीं चाहते, इंटरफेयर करना तक नहीं चाहते। अब किसी को चोट लग जाए तो बोल देंगे कि जा बेटा हॉस्पिटल चला जा, ठीक करा ला, कोई पट्टी करवा ले, कोई इलाज करवा ले, है। लेकिन इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं कहते कि जाओ भी काउंसलिंग के पास चले जाओ, काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। तो हम 90% लोग जो यहाँ पर हैं वो भी रिलेशनशिप के मामले को ठीक करने के लिए काउंसलर के पास नहीं जाते हैं। जबकि एक काउंसलर जो लाइफ कोच है, जिसने लाइफ के बारे में, ये जो पैटर्न्स होते हैं, जो स्टेजेज होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, जो इवेंट्स कैसे बनती हैं, वो सब उनको अच्छे से स्टडी किया हुआ होता है। वो दो चार बात करके समझ जाएंगे कि ये इस नेचर का इंसान है, ये इस नेचर का इंसान है, इनको किस तरह से अपनी लाइफ को चलाना है। तो इस प्रकार का ट्रेंड ही नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी काउंसलर पे जा करके कहीं डिस्कस करके उनको ठीक किया जाए। ग्रोथ के लिए तो पढ़ाई किए होंगे, ग्रोथ के लिए तो सब हम करते ही रहते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए जो भी काम करना है, स्किल सीखनी है या कोई बिजनेस करना है, वो सब करते रहते हैं। अब कहने को ये कह दिया जाता है आजकल कोई सुनता नहीं है। ये बात बड़ी आती है कि आजकल कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं है। पर सभी लोगों का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है, अपना अपना होता है। अब मान लो किसी से हम बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरा पर्सन है वो कौन सी लैंग्वेज को समझ रहा है। अगर हम इंग्लिश में बोलते रहे, दूसरा बंदा किसी और भाषा को समझ रहा है, तो वो उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगा। और या फिर यदि हम मान लो मेच्योरिटी में है, बड़ी एज में आ गए हैं और हमारे सामने है 20-25 साल का बच्चा कोई, तो वो हमारी बात को रिजोनेट नहीं कर पाएगा। हमें उसके लेवल पे आकर के समझना पड़ेगा, उसके लेवल पे आकर के बात करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन का भी एक स्किल होता है, एक साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट होकर के यदि बात की जाए तो जरूर समझ में आती है। प्रॉब्लम वहीं आती है जहां कम्युनिकेशन मोडलिटी समझ नहीं आती। वहां ये कह के छोड़ दिया जाता है कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। तो ऐसे माइंडसेट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जब आप एनएलपी सीख रहे हो तो एनएलपी में आपको ये सारी बातें बारीकी से समझनी पड़ेंगी कि किस तरह से आप दूसरे बंदे के साथ रिजोनेट करें। क्योंकि एनएलपी एक वो सब्जेक्ट है जिसमें आप एक काउंसलर बनते हो, एक लाइफ कोच बनते हो, पेरेंट्स कोच बनते हो, कपल के लिए कोच बनते हो, लाइफ स्किल्स को सीखते हो इसके अंदर। तो इसमें आपको ये कम्युनिकेशन का मॉडल भी समझना पड़ेगा। तो इसको सीरियसली लेकर के आपने काम करना है। रिलेशनशिप बहुत बड़ा मैटर है हमारी लाइफ में। अगर उससे कहीं भी हम उसको लाइटली लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ ही महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप सॉर्टेड नहीं है, बस चल रहा है। अब कहीं चोट लग जाए, कहीं चोट लगी है, मान लीजिए आप ठीक नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ चला रहे हो, पेन है, दर्द है, तो फिर क्या अच्छा स्पोर्ट्स में जा पाओगे? अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो क्या खेल पाओगे? कहीं पेन लेकर के आप चल रहे हो तो, अगर आपको इंजरी है तो क्या कोई स्पोर्ट्स में आप जा पाओगे? सेम लाइफ के साथ है। नॉर्मली तो आप फिर भी चला लोगे, उस पेन को लिए लिए भी चलते रहोगे। मेन यहाँ पे इमोशनल पेन की बात है, उसको लेकर के चलते तो रहोगे आप। लेकिन एक्सट्रीमली बड़ा काम करने के लिए आपका रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर काम करना जरूरी है। बचपन से वही बात मैं बता रही हूँ बार बार, हमें सिर्फ पढ़ाई के बारे में, जॉब के बारे में सब गाइड करेंगे। ये करने से फायदा होगा, ये करने से लॉस होगा। और सेल्फ ग्रोथ के लिए कोर्स भी बड़े सारे हम करते रहते हैं। लेकिन क्या एक भी कोर्स ऐसा किया जो रिलेशनशिप सिखा दे? मैरिज कितना बड़ा प्रोग्राम है, क्या उससे पहले ये सिखाया जाता है कि मैरिज के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और उसमें आपको किस तरह से हैंडल करना पड़ेगा? कहीं भी नहीं सिखाया जाता। मैं खुद इस बात को महसूस कर रही हूँ। खुद ही स्ट्रगल करके, खुद ही प्रॉब्लम्स में से निकल करके हम सीख पाते हैं, लेकिन सिखाता कोई नहीं है। गलतियां जरूर निकाल देंगे, इतना भी नहीं पता क्या, ये भी नहीं आता क्या, ये सब हो जाता है।
तो पर रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, ये वैल्यू में ही नहीं है हमारी में। तो अगर आपको रिलेशनशिप ठीक करना है तो आपको कौन कौन सी बातें देखनी पड़ेंगी, जरा हम वो भी देख ले। पहले तो ये देखें कि पर्सनल लेवल पे आप कहाँ फंसे हुए हो। आप अपने आप को जांच लें पहले, पर्सनल लेवल पे आप कहाँ फंसे हो। सेकंड ये देखो कि अभी कौन सी स्टेज चल रही है, क्या आप उसके बाद रिवर्स कर सकते हो, वो स्टेज भी देख लो। और तीसरा हम ये देखेंगे, रिवर्स करने के टाइम में एक और शब्द अपने आप से पूछना है, विलिंगनेस। क्योंकि बिना विलिंगनेस के आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। सोचो कि आपको रिश्ता ठीक करना है और आपका पार्टनर नहीं चाहता है, वो आपके साथ अलाइन नहीं है, आपसे कंसर्न नहीं है, तो क्या आप रिश्ते को ठीक कर पाओगे? पहले विलिंगनेस पैदा करनी पड़ेगी। अगर वो हो जाएगी तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। तो विलिंगनेस जो है, ये कई बार ऐसा भी सीन देखने में आता है कि वे तो विलिंग हैं, दोनों ही विलिंग हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो विलिंग नहीं है कि ये इन दोनों का मैच हो जाए। ये सिचुएशन भी हमारी लाइफ में आती है। इवन पेरेंट्स ही नहीं चाहते कई बार कि ये लड़का लड़की शादी करें आपस में, ये सब भी होता है। तो दोनों में विलिंगनेस हो तो हो जाएगा। अगर दोनों में विलिंगनेस नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है। फिर हम वो कोई टेक्निक से हम काम कर सकते हैं, टेक्निक से वो विलिंगनेस पैदा भी की जा सकती है। ऐसी ऐसी टेक्निक भी हम आगे आने वाले टाइम में करेंगे। प्रॉब्लम तभी होता है जब विलिंगनेस नहीं होता, और उस वक्त फिर हम क्या है कि कुछ मेटाफर्स को यूज करके, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे हिप्नोटिक लैंग्वेज है, उसको यूज करके उसके लिए हम तैयार कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। रिश्तों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए इन बातों का होना आवश्यक है। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर लाइफ, योर मेटाफर्स, योर स्टोरीज। कुछ आपके पास स्टोरी हो जिसको सुनकर के कुछ शिक्षा मिल जाए, कोई मेटाफर हो, कोई एग्जाम्पल हो हमारे सामने, तो भी हम उससे भी कुछ सीख सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि हमारे पास कोई कहानी, कोई मेटाफर, कोई हिप्नोटिक लैंग्वेज। हिप्नोटिक लैंग्वेज से मतलब ये जो सो हम बोलते हैं ना कि भी जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। तो इस तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बोल करके उस चीज को कन्विंस कर सकते हैं। एक दूसरे को कन्विंस कैसे करें, दूसरी बात ये हमें देखनी है भी कन्विंस कैसे करना है, कौन सी बात से वो, क्योंकि तब तक ये समझ तो आ ही चुका होता है किस नेचर का है, कौन सा पीआईपी है इसका। तो वो उस हिसाब से एक दूसरे को कन्विंस करने वाली बात है। हाउ टू टेल ही विल एक्सेप्ट एंड सी विल एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग। मतलब दूसरा किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करे जो भी आप कह रहे हो, किस जो आप कह रहे हो वो कैसे समझेगा, इस बात को देखना है। लोगों का कई बार रेसिस्टेंस होता है, वो बहुत रेसिस्ट करते हैं, उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते हैं, अनविलिंगनेस होता है। लेकिन जो चीजों को रेसिस्ट कर रहे हैं, फिर उस समय काम करता है आपका कम्युनिकेशन मोडेलिटी। जब कोई रेसिस्टेंस में आ जाता है, तब उसे समझाने के लिए हमें मेटाफर्स का यूज करना है, हमें कोई ना कोई स्टोरी से उसको जोड़ना है, कोई ना कोई हमारे बुजुर्गों के एग्जाम्पल से जोड़ना है। तो जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको मेटाफर, हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करना आना चाहिए। जो दुनिया में जितने भी टॉप लीडर्स हैं, टॉप एक्टर्स हैं, धर्मगुरु हैं, खिलाड़ी हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, वो सारे दुनिया को इसी तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ, उन्हें स्टोरीज के साथ, वो उनके साथ इस प्रकार से जोड़ देते हैं उन चीजों को कि एकदम से बात समझ में आ जाती है। कई लोग हिप्नोटिक बात को ना नेगेटिव ले लेते हैं। अब ये वो बात नहीं है कि सम्मोहन कर दिया और कुछ भी स्टेट बदल दी, वो चीज नहीं है। ये उससे जोड़ने वाली बात है, माइंड को एक प्रकार से माइंड वॉश करने वाली बात होती है। एक मूवी अगर आपने नहीं देखी है, देख सकते हो तो देख लेना, इंग्लिश मूवी है हिप्नोटिक। उसमें इसको और अच्छे से समझ पाओगे कि हिप्नोटिक है क्या। उसमें कोई सम्मोहन की प्रक्रिया दिखाई गई है, मैंने देखी तो नहीं है लेकिन सुना है इसके बारे में। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे विलिंगनेस के बारे में, कि भी रिवर्स कैसे होता है रिश्ता, विलिंगनेस हो तब। और विलिंगनेस के लिए बहुत सारी बातें हमने देखी कि क्या क्या जरूरी है। दूसरी बात आती है फ्लेक्सिबल कंप्रोमाइज। फ्लेक्सिबल कंप्रोमाइज विलिंगनेस के बाद, लेकिन रिलेशनशिप में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है।
ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दो लेवल में चाहिए, बिहेवियर लेवल में और एनवायरमेंट लेवल में। दो लेवल में हमें ये चाहिए। कई लेडीज ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली हाइजेनिक नेचर की होती हैं, और हस्बैंड इन चीजों का ध्यान नहीं करता। वो जहां मर्जी तौलिया फेंक देगा, जहां मर्जी जूते फेंक दे, जहां मर्जी जुराब फेंक दे। और वाइफ ये चाहती है कि सारी चीजें नीट एंड क्लीन हो, सब सेट हो। और वो बेचारी मेहनत भी बहुत करती है हर चीज को साफ सुथरा रखने में और सेट रखने में। तो यहाँ पे बहुत बिहेवियर में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हर वक्त उसी बात पे लड़ाई होती है। कई कई लेडीज ऐसी भी देखी होंगी कि वो बहुत बहुत बार फर्श की भी सफाई, पोछा लगाना वगैरह काफी ज्यादा केयर करती हैं इस बात का। और हस्बैंड इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता। बाहर से आएगा, जूते मिट्टी के हैं तो भी उनको कोई ध्यान नहीं है इस बात का। वो तुरंत उस अच्छे साफ सुथरे फर्श के ऊपर मिट्टी लगा देते हैं, और उसी वक्त लेडी को जो है गुस्सा आ जाता है, और वहां पे बातें बिगड़ने शुरू हो जाती है। तो और कहीं कहीं इससे उल्टा भी है। कहीं हस्बैंड चाहते हैं कि घर बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, और वाइफ जो है वो या तो बिजी है कहीं, या फिर उसको इस प्रकार का सीरियसनेस नहीं है। तो वहां भी बड़ी किचकिच होती है। तो ये उस समय हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। ये हो गया बिहेवियर पैटर्न। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना कोई भी, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करके बीच बिचाव का रास्ता निकाल के बात करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर अड़ियल है, एक जो ज्यादा ही हाइजेनिक का नेचर बना के रखा हुआ है, अगर वो ज्यादा है, वहां पे वो सहन ही नहीं कर सकता है, तब फिर लड़ाई होती है। तो इसी तरह बिहेवियर पैटर्न में भी कई बार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये चाहिए। और तीसरी जो बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या है? यदि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही खत्म कर रहा है, आपको हमेशा डाउनग्रेड फील कराता है, आपको लो फील कराता है, अननेसेसरीली ही डोंट केयर यू, अगर उसकी वैल्यू में ऑनेस्टी नहीं है और उसमें इस प्रकार की वैल्यू ही नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसकी वैल्यू में जो चीज नहीं है, फिर वो उस तरह की बात नहीं कर पाएगा। और उसको फिर ना खराब लगेगा, कोई भी अगर वो गलती कर रहा है तो भी वो जैसी उसके पास वैल्यू है, बिलीफ सिस्टम है, वैसी ही बातें करता है। उसको तो अगर उसने बचपन से कुछ ऐसा वैल्यू बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा हुआ है, तो वो मारपीट करके भी वाइफ की उसको बुरा नहीं लगेगा। वो सोचेगा मार दिया क्या हो गया। उस केस में उस केस में फिर ऐसा लगता है कि भी इस प्रकार मार खाने से अच्छा तो कंप्रोमाइज ना करो तो ही ठीक है। फिर बाउंड्री खींच लो अपनी। फिर बाउंड्री खींचना वहां पे जरूरी हो जाता है। वो कहता है भाई ठीक है, अगर आप मेरे साथ ढंग से रहते हो तो ठीक है, नहीं फिर बाउंड्री है फिर। तो ये इस प्रकार से रिश्ते जो है कई रिवर्स हो सकते हैं, तो कई कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट जो बात आती है टॉक्सिसिटी। रिलेशनशिप अगर रिवर्स हो रहा है तो कर लेना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जब टॉक्सिसिटी होती है, तो फिर आ, वहां पर बहुत प्रॉब्लम आती है। वहां पे यदि कोई बंदा ज्यादा ही इस प्रकार का है, इगोइस्टिक है, तो उसकी तरफ तो उंगली दिखा के बात भी नहीं कर सकते। तो ये भी सिचुएशन आती है, ना करनी भी नहीं चाहिए। तो वो ज्यादा ही बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं वहां पे। तो ऐसे में एक प्रकार की पर्सनैलिटी की आज मैं चर्चा करूंगी। तो उसको हम समझेंगे कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है। एक पर्सनैलिटी है हमारे यहाँ पे, आपने सुना भी होगा, नहीं तो आज आप इसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कई कई ये होता है, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी। तो आप में से किसने सुना है इसके बारे में, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में किसी ने सुना यस है? मैम, सुना है। सुना है। यस हाँ। मैम, यस मैम। यस, तो नार्सिसिस्ट जो पर्सनैलिटी है, वहां पर ये जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप होता तो एक पार्टनरशिप है, लेकिन नार्सिसिस्ट होगा तो वहां पार्टनरशिप नहीं रहेगा। मैम वहां क्या मैंने नहीं होगा फिर? सुना। अरे तो मैंने नहीं सुना है, नहीं थोड़ा सुना तो बताइए आज तो। आज सुन लोगे आप इस चीज को कि हाँ। नार्सिसिस्ट क्या होता है।
नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक प्रकार से ओसीडी सुना आपने? ओसीडी, ओसीडी क्या होता है? नहीं सुन। OCD मीन्स ऑब्सेशन डिसऑर्डर, जिसमें ना आपको वो हर हाँ, चीजें ये भी एक ही जगह पे डिसऑर्डर है चाहिए एक तरह होती है, का। क्लीन करना होता है। मतलब आपको नींद ही नहीं आती अगर आपको कोई चीज घर में अनपेड सामान पड़ा है। हाँ, एक एक चीज के, ऑब्वियसली हाँ, एक चीज ऑब्सेस्ड हो के जाते प्रति हो आप। मतलब ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वो पागलपन सा हो हम्म। जाता है। हाँ, जैसे किसी ये को मूवी हाथ, की नहीं। हाथ धोना है तो बार बार हाथ धोते रहेंगे, हाँ, है, धोना सफाई का है। है तो बार बार सफाइयां ही करते रहेंगे, उनको वहम ही इतना हो जाएगा कि पता नहीं कहाँ हाँ से कोई कीटाणु आ गए। बार बार ये हाँ भ्रम रहता है उन लोगों को। हाँ, ये सुना है, ये याद सुना है आया ना, ये सुन के। ओसीडी, हाँ। ये डिसऑर्डर है। ऐसे ही हम्म, जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, वो भी एक डिसऑर्डर है। तो इसमें पार्टनरशिप की बात नहीं करते ये लोग। ये लोग कैसे होते हैं? डोमिनेंस का इनमें नेचर होता है। नंबर वन पे क्या है इसमें? डोमिनेंस। इनके नेचर को हम एक एक करके देखेंगे। डोमिनेंस बहुत रहता है, ये अपने जीवन साथी को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट का मतलब, वो अगर कोई भी पार्टनर अगर कहीं जा रहे हैं तो पूछे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, किससे पूछकर कर रहे थे। अगर वाइफ है तो किससे पूछकर बात की, वहां क्यों गई थी। मैम, नाना पार्टी करके एक मूवी है, ऐसा कोयराला के साथ। हाँ, गुड एक और भी एग्जाम्पल। है। एक और भी ऐसे है, क्यों जूही कर रही थी, चावला की। वैसे क्यों कर जूही रही थी, चावला जूही की। चावला, है। शाहरुख खान। शाहरुख खान। हाँ, ये नहीं, जूही ऐसे वो चावला पर्सनालिटी की। होती दरार पिक्चर है, वो दरार पिक्चर हाँ, है, जूही दरार चावला और पिक्चर है। सोहेल खान की है, वो सोहेल है। खान। सोहेल हाँ, खान। देखा है ना, देखो ऐसी ऐसी पर्सनालिटी होती है। तो उसको ये सफाई बहुत पसंद थी। ये डोमिनेशन है, देखो इसको कहते हैं डोमिनेट करना। अच्छा, एक तो वो डोमिनेट करेगा, पहली पहली उसकी क्वालिटी ये होगी। दूसरा क्या होगा, नंबर दो पे वो क्या करेगा? ऐसा पर्सन बहुत ड्रामा करेगा। ऐसा पर्सन ड्रामा करेगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के चिल्लाना, और जोर जोर से बोलना, गुस्से में बोलना, चीजों को पटकते रहना। तो ये इस तरह की हरकतें बहुत ज्यादा करता है ये। और तीसरा काम वो क्या कर सकता है, उसकी तीसरी क्वालिटी में क्या आता है? साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? मुंह फुला के लंबे समय तक रखना है, और कुछ बोलना नहीं, गिल्टी फीलिंग कराना पार्टनर को। और ये बड़ा, ये इसी को कहते हैं साइलेंट, भी बोलेगा नहीं, और उसको इतना ज्यादा नाराज होके दिखा देगा कि दूसरा बंदा ही गिल्टी फील करने लग जाए कि भी ऐसा क्या हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर साइलेंट ट्रीटमेंट है, ज्यादातर करती तो लेडीज हैं। लेडीज जो है बोलती नहीं है, खाना भी ला के रख देंगी, पर बोलेंगी नहीं। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट है। यानी एक दो दिन, चार दिन नहीं, कई कई दिन चला लेती है फिर इसको ये, ये मैंने देखा है, मेरी मम्मी बहुत करती थी। है ना। झगड़ा होने हाँ, के तो बाद ये ऐसे ऐसे 10 कर दिन तक देती बात है। नहीं करेगी, खाना दे देगी, बात नहीं करेगी। हाँ हाँ, तो वो फिर बहुत क्या होगा? इगोस्टिक आ जाता है। वो चाहती तो ये है कि अगला पर्सन गिल्टी फील कर ले, हम्म। है ना। पर वो भी अगर कंप्रोमाइज बेस का होगा, फ्लेक्सिबल होगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा वो भी। अब तीसरा चौथा उनका क्या नेचर होता है? ओनली रिसीविंग, बस उनको चाहिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, उनको खाली चाहिए मेरे लिए करो, बस मेरे लिए ही काम करो, मेरे लिए कर। पर वो दूसरे के लिए वो नेचर नहीं रखता, दे डोंट गिव। चाहिए उनको सब कुछ, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। वाइफ हस्बैंड बुखार, इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें मैं कोई मेल फीमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक पर्सनैलिटी है, ये एक डिसऑर्डर है, किसी में भी हो सकता है। वाइफ है या हस्बैंड है, मान लो बुखार हो गया, तो उनको इस प्रकार का कोई नेचर नहीं है कि भी अपने जीवन साथी को हॉस्पिटल लेके जाए, उसका केयर करे, उसके लिए खड़ा होए, दवाइयां लेके आए, वो नहीं है, वो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। बस हाँ, अगर खुद को कुछ हो जाए तो उम्मीद लगा लेंगे कि हाँ मेरे लिए कर तू, और दूसरे के लिए करने की इच्छा नहीं है। तो ये नेचर भी होता है, ओनली रिसीविंग रहता है इनका। इनका प्यार से कोई मतलब नहीं है, बस मेरी सेवा करो, मेरे मेरे डोमिनेंस में रहो, मैं जो कहूँ वो करो, तो ठीक है। तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ? एक्सट्रीम ड्रामा। वहां पे साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है? एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है एक जगह पे, दूसरा क्या हो रहा है? ये ग्रांड सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब अपनी सेंस तो रखते हैं सारी, मैं पर्सन के अंदर इतनी ज्यादा इस प्रकार की सेंस रहती है कि दूसरा तो कोई मुंह ही नहीं खोल पाता फिर, उसको बोलने ही नहीं देंगे। मैंने जो कहा वो ठीक है, बस तूने मेरी सुननी है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, दूसरे को ये कह देते हैं वो। अच्छा, ये कौन सा हमारा फोर्थ टाइप का हमने देखा। फिफ्थ टाइप में इनका नेचर में होता है ऑलवेज इन ब्लेम शिफ्टिंग।
ऑलवेज इन, दे रिमेन ऑलवेज इन ब्लेम शिफ्टिंग, माने ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे। वो कैसे? ऐसे लोग ये कहते, ये ऐसे होते हैं कि वो ब्लेम करते रहेंगे, बहुत तरीके से ब्लेम करेंगे वो मतलब डांट मार के, थप्पड़ मार के, पिटाई विटाई करके भी ये कहेंगे कि तूने गुस्सा दिलाया था, इस वजह से मैंने तुझे पीटा, तू कारण है मेरे गुस्से का। इवन बच्चों को भी यही करते हैं, वो बच्चों को पीट पाट के भी यही कहेंगे, भाई मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ बेटा, इसीलिए तेरे को पीटता हूँ ना, मैं चाहता हूँ तू ये काम ठीक कर ले बस। तो ये मैम ऐसे लोगों उनका का कुछ नेचर कर सकते हैं क्या? है। ऐसे लोगों का कुछ कर सकते हैं क्या? डिसऑर्डर है ना रे। देखते आगे। नहीं, बिकॉज हर फैमिली में होंगे ऐसे लोग, होंगे हर ऐसे, एक फैमिली जरूर में है। ऐसे आपने एंड देखे होंगे। अब ऐसे देखो, लोगों की वजह से बच्चे बहुत सफर करते वो हैं। सफर करते हैं, अभी एनएलपी आप पढ़ाना देखो, पड़ेगा उनको। ये काउंसलिंग वो में उनके दिमाग में नहीं जाएगा। देखते आगे। अब मैं और भी आगे देखते इसमें और डिटेलिंग में थोड़ा सा हम आज तो पढ़ लिए, उनको कौन पढ़ाएगा? उनको अगर जो बोला भी जाएगा ना कि जो पढ़ जाओ लिया है मिल वो लो ही समझाएगा भाई। साइकियाट्रिस्ट से, तो बोलेंगे मैं पागल हूँ। मैम कौन समझाएगा? हाँ, एक्चुअली मैं मेरे घर की बात बताऊं। मैं हाँ, पेरेंट्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कौन बताए हाँ, उनको? ठीक कह रहे हो। ये हर एक घर में कोई न कोई मिल जाता है फितूरी बंदा, इसको क्या कहे। मैं तो ये कहूंगी फितूर है भाई, दिमाग में क्या वो मान जाए बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो इस टाइप की हरकत ये लोग करते रहते हैं, पीट पाट के भी, मेरे गुस्से का रीजन भी और किसी को भी बना देंगे। एक्सट्रीम मैम मैनिपुलेशन। अरे तो मैम इन्होंने तो रेकी सीखी है ना, रेकी हाँ, नहीं देते हो? हाँ बोलिए। रेकी भी काम नहीं कर रहा। रेकी, ओके। क्योंकि देखो, एक होते हैं पेरेंट्स, और उनकी वजह से इतने सारे ट्रॉमा होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, करंट ट्रॉमा, राइट? हम्म, और करंट में से हम्म, आप निकले होते हो, उसमें से आप खुद को पहले हील करोगे या पहले आपके पेरेंट्स को हील करोगे? तो बहुत सारी चीजें हील करने की होती है। अभी वो सब छोड़ के मैं सोची इसलिए खुद पे ही कर लूं। वो तो नहीं सुधरेंगे। नहीं मैं बोली, अपन ने रेकी सीखी है ना, हाँ अपन रेकी। मैंने रेकी बहुत से। ट्राई किया, वो भी हाँ, किया मैंने। वो हम्म, 2-3 दिन ठीक रहते हैं, फिर वो जो उनके ब्लड में है, जनरेशन हम्म, बाय जनरेशन है, वो चेंज नहीं हाँ होता ये इतनी जब जल्दी। तक खुद थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करके ना चले ना, फिर बड़ा मुश्किल है। दूसरा हम्म, बंदा कितना उसको एनर्जी देता झुकते रहेगा, ही नहीं है कितना वो। करता रहेगा, मतलब वो जादू तो हम्म, है नहीं भाई, कोई जादू से कुछ ठीक हो जाए। ये तो एक तो खुद का विलिंगनेस जो है ना, ये सब चीजों में बहुत जरूरी हो जाता है। उसको खुद पहचान होए ना अपने बारे में थोड़ी बहुत। तो अभी हम इसके बारे में समझ रहे हैं कि ये किस तरह के होते हैं, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे आगे आ रही हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो भी पॉइंट होगा वो देखेंगे। तो ये एक्सट्रीमली मैनिपुलेट करने वाले हैं। अभी ये लोग एक्सट्रीमली मैनिपुलेटर होते हैं। मैनिपुलेटर का मतलब कि हर बात में, एक मोमेंट में तो आपको दिखाएंगे अच्छा मूड है, मैंने अच्छे मूड में भी मैनिपुलेशन ही है इनका, वो उसमें दिखाएंगे, और सेकंड मोमेंट में बिल्कुल अलग, चिल्लाना, चमकना, तोड़ना फोड़ना। ऐसे बोलोगे भी क्या हो गया ऐसा, अभी इतनी देर में मैंने क्या गलती होगी ऐसी जो इस प्रकार के बिहेवियर में आ गई। मतलब इतनी जल्दी रंग बदल देते हैं ये नार्सिसिस्ट वाले। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक और बात इनका क्वालिटी में है भाई। पांचवा तो पढ़ा ना अभी हमने, सिक्स पॉइंट हाँ हो जी। गए इनकी क्वालिटी में। सिक्स हम्म, पॉइंट में क्या है, दे डू लव बमिंग। लव बमिंग करते हैं वो। लव बमिंग में क्या होता है, उनको लगता है कि अब ये जो वाइफ है मेरे हाथ से ना निकल जाए, ये मेरे अगेंस्ट में ना खड़ी हो जाए, कोई ऐसी हरकत कर दी जो बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया उसने, और वाइफ को बहुत ज्यादा फील भी हो रहा होता है भी मैं करूँ तो क्या करूं। तो फिर वो एकदम से उनको लगेगा ना एक्सट्रीम हो गया अब तो, फिर वो क्या करेंगे, पैरों में पड़ जाएंगे, रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, खुद को एक्टिंग करेंगे मैं मर जाऊंगा अगर तू कहीं चली गई तो, तूने कुछ किया तो मैं पता नहीं क्या हो जाऊंगा। और इस तरह का पागलपंथी दिखाते हैं फिर ये लोग। और ये उस टाइम तक करते रहते हैं ऐसा, जब तक कि वो मान ना जाए। बस मान गई, फिर हो गया काम इनका पूरा। एक्टर होते हैं, एक्टर बड़े बड़े जबरदस्त टाइप के। इनमें एक अपने इसमें एनएलपी में एक शब्द आता है, OLA, ओला। ओला माने ऑस्कार लेवल एक्टिंग। ऑस्कर अवार्ड जितनी एक्टिंग कर देते हैं फिर ये। तो तब तक लव बमिंग करेंगे, पाँव में पड़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो फिर क्या होगा कि आप उनकी लाइफ से निकल नहीं पाओगे।
तो वो इस प्रकार से आपको पागल बना के रखते मैम हैं। मेरे घर में चल रहा है ये। चल रहा है। मैम ये समझ मेरे लो साथ बस। हो अब चुका अब है। कैसे उसमें बचोगे, कैसे वो देखना है अब आपने। मैम मेरी ना वो आई हुई है जिठानी। तो हाँ। पूरा शुरू से मैं बड़े इसको इतने इंटरेस्ट से लिख रही हूँ। वो हर हरकत वो यही कर रही हैं। सारी हरकत उन्होंने यही किए हैं। रोना धोना और चुप हो जाना, बात ही नहीं करना, कुछ बोलना नहीं। लेकिन मैंने उनका किसी बात का भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो गुस्से में आके दूसरी वाली चिठानी के चली गई। बस बस वही ना, आपने आपने ना अपने अंडरस्टैंडिंग से बाउंड्री क्रिएट कर ली। मैंने ऐसे उनको लोगों कुछ से रिप्लाई नहीं दिया, बचने का कुछ यही होता रिप्लाई है, नहीं दिया। अपने हिसाब की बाउंड्री बना लो फिर इनसे। हाँ। बस क्योंकि भी तो नो करेंगे। एक्शन इज ए गुड एक्शन। सच में मैंने पूरा सुबह से शाम तक रोना धोना, ऐसे मुंह बात ही नहीं करना। हाँ तो मैंने कहा बताओ ये खाना क्या खा है लो, ये। चाय पी लो, ये अब ये बस इतना। नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल बात तो नहीं है ये। मुझे भी लग रहा है उनको डिसऑर्डर है क्या, मुझे डिसऑर्डर है। तो। बिल्कुल। और फिर ऐसे जब ये करते हैं ना, वो लव बमिंग करते हैं, जब रोना धोना और ये इस तरह गिल्टी फील कराना, तो लगेगा कि यार मेरे में दोष है, फिर तो कोई इनको, ये तो बेचारा बड़ा माफी मांग रहा है, बड़ा वो कर रहे हैं। इतना रोना धोना, इतना प्यार दिखा देंगे कि लगेगा भी पता नहीं मैं ही गलत हूँ। कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। तो उसमें ये फील भी कराते हैं ये लोग। अच्छा अब क्या है, ये तो उनकी होगी क्वालिटी है। उनके अंदर क्वालिटी क्या गई, करेक्टरिस्टिक्स हो गई। क्वालिटी भी इनको क्या कहूं मैं। ये है उनकी करेक्टरिस्टिक्स, 6 जो करेक्टरिस्टिक हमने देखी है अभी। अब मैम हम ये सेकंड वाली में भी देखेंगे। स्किप होगी। मैम सेकंड वाली बता दीजिए, लिखना है बस मुझे। मैं सुनने में इतनी घुस गई थी कि मैंने सेकंड बोल के सेकंड लिखा। देखना चाहते हो। सेकेंड सेकंड है था। ड्रामेटिक पर्सन। हाँ ये होता ड्रामेटिक, है, यस। एक्सट्रीमली ड्रामेटिस्ट होता है ये। ऑस्कार लेवल एक्टिंग करने वाला ड्रामेटिस्ट है ये। यस। ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं सिस्टम क्या करता है फिर ये इनके सिस्टम क्या क्या है, किस तरह से करता है ये सारे काम। ये किस कौन सी चालाकी दिखा करके दूसरे बंदे को कैसे ये कर पाते हैं, वो सारी बातें ना ये देखते हैं। नंबर 1 वो क्या करेगा, पहले तो आपको पावरलेस कर देगा। पावरलेस कैसे, आपके पावर के सारे कनेक्शन काटेगा। सबसे पहले आपको पावर कहाँ कहाँ से मिलती है, माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से। तो सबसे पहले क्या करेगा, अब आपके ही रिलेशन मम्मी से पापा के आइसोलेट अगेंस्ट करवाएगा। में कर देगा। आपके ही मम्मी पापा में इतनी कमियां निकालेगा, इतना उनको बुरा भला कहेगा कि आप खुद ही सोचोगे हाँ मेरे मम्मी पापा ने गलती कर रखी है। तो आप उनसे दूर हो जाओगे, उनसे बात नहीं करोगे। तो आपकी एक पावर तो वो काट दी इन्होंने, दुश्मनी करवा देता है मम्मी पापा से ही। दूसरी बात, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप शेयर करते हो अपनी बातें, उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल करके उनसे दूर करवा देंगे। और फिर आप वहां भी शेयरिंग नहीं कर पाओगे। और तीसरी बात ये क्या करेंगे, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो आपसे ऐसी बातें बोलेंगे, तुम्हें आता ही क्या है, बेकार है तुम्हारा, तो ज्ञान ही नहीं तुम्हें, नॉलेज ही नहीं तुम्हें। मतलब आपकी टैलेंट को भी वो दबाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा मैम आपकी करके। कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाना जानते हैं आपकी। हाँ जी। आप में जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी धज्जियां उड़ाना जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाना, ये बिल्कुल हम्म। सही आप कह रहे हो। तो हम्म। आपको अपने सेल्फ से भी काटने की कोशिश करेंगे, सेल्फ से भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये उनका पहला काम है कि आपकी जो पावर्स हैं उनको डिस्कनेक्ट करवा देना, आपको एक अबला नारी बना करके खड़ा कर देना, ये उनका ये सिस्टम आता है उनके में। तो और अब आप फिर अपने आप पे डाउट करने लगते हो। बहुत खतरनाक लेवल में ये जो एनपीडी हैं, ये पावरलेस करने का काम कर देते हैं। अगर कोई पर्सन, अब यहाँ सतर्क होने की जरूरत है, अगर कोई पर्सन आपको पावरलेस कर रहा है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं चीजें कैसे हो रही हैं। पावरलेस करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो पर्सन आपको खराब कर रहा है, आपके मम्मी पापा को गलत दिखा के, आपके दोस्तों को गलत दिखा के, आपके गुणों को दूर दिखा के, ऑटोमेटिकली जो है आपको अपने आप से दूर करवा रहा है। अब कितना आप वो फील करोगे, इंफीरियर फील करोगे फिर ऐसे हालत में। तो एनपीडी एक डिसऑर्डर है, ओसीडी जैसे डिसऑर्डर है, ये भी एक डिसऑर्डर है, बीमारी है ओसीडी। इसी तरह से साइकोसोमेटिक बीमारी है, आपका बॉडी माइंड में दिक्कत आती है तब ये होता है।
अगर वो पर्सन विलिंगनेस में आएगा, अगर वो विलिंग होगा किसी बात के लिए, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, वो क्यों ठीक नहीं होते? क्योंकि ये पर्सन हाईली डोमिनेशन वाले होते हैं। ये लोग अच्छी पोस्ट पे भी होते हैं, क्योंकि डोमिनेंस का नेचर है। तो फिर जब ये जहां बॉस बनते हैं ना, वहां बड़ा अच्छा काम करते हैं फिर ये, क्योंकि इनको डोमिनेट करना आता है। तो अच्छे बॉस बनते हैं ये। घर में चाहे कितनी पागलपंथी करते हो, लेकिन अपने जॉब में बहुत अच्छा डोमिनेट करके अच्छे बॉस बन जाते हैं, अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं। तो क्योंकि ये ऑस्कर लेवल एक्टर होते हैं ना, हाँ, ये ऑस्कार इन्हें पता लेवल। है कहाँ एक्टिंग करनी है। वो इनको पता है कहाँ क्या एक्टिंग करनी है। ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है इनका, बॉस और डोमिनेशन। और बड़ा कंट्रोल करना इनको आता होता है। और और एक बात, ऐसे लोगों के साथ एक बात और हो जाती है, जब ये कोई बॉस इतना स्ट्रिक्ट हो, डोमिनेट करने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो अट्रैक्ट भी बड़ी जल्दी होती हैं। उनको ऐसे ही चाहिए, कोई पावरफुल सा बंदा चाहिए होता है। ये हम कल भी पढ़ रहे थे कि ये रिश्तों में ये बात भी बड़ी आती है कि जो फीमेल है वो हमेशा पावरफुल की तरफ जाना चाहती होती है। तो नार्सिसिस्ट जो ये प्रकार का डिसऑर्डर है, ये दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, पर ज्यादा मेल ही होते हैं। होती फीमेल भी, लेकिन बहुत कम संख्या में होती है। तो फिर अब ये देखो, या तो ये नार्सिसिस्ट है तब इस प्रकार का माहौल है। पर अब एक बात है, अब आपने नार्सिसिस्ट की सारी बातें सुनी हैं, लेकिन ये सारी ही बातें लागू होती हूँ तो वो इस डिसऑर्डर में है। अगर एक दो बातें हैं, बाकी बहुत सारी की सारी लागू नहीं हो रही है, तो वो नार्सिसिस्ट नहीं। वो फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है, फिर टॉक्सिसिटी है। तो एकदम से किसी को नार्सिसिस्ट कहना भी ठीक नहीं है। पहले ये देखो कि इसके सारा एक्सट्रीम लेवल पे है क्या सारी बातें। अगर एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, कहीं ना कहीं डाउन भी है, तो फिर उसको नहीं कहना, फिर वो टॉक्सिसिटी में है। फिर कोई ना कोई और प्रॉब्लम दिमाग में चल रही होती है। तो नार्सिसिस्ट अगर दोनों हैं तो दोनों खत्म भाई। फिर दोनों अगर नार्सिसिस्ट मिल गए ना, बस फिर तो दोनों ही खत्म। कोई भी हो, फिर नहीं बच पाएंगे। उनका रिश्ता किसी भी तरह नहीं बच सकता, फिर वो टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि तो मैम गुण डोमिनेशन तो दोनों सारे में मिल है, गए ना। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होगा फिर। मैम मिल भी तो सकते हैं मैम, दोनों के गुण मिल रहे हैं तो। ये होता है, दोनों नार्सिसिस्ट नहीं हो सकते। टॉक्सिसिटी में मैम तब वो नो लव नो पेशेंस में चले जाएंगे ना, कि मीन्स रहने के लिए हाँ, रह रहे हैं ये साथ में बिल्कुल और इसमें समाज के लिए जाएंगे। डिवोर्स नहीं दे नहीं, सकते। वो तो डिवोर्स में जाएंगे, वो नहीं रुक सकते, वो नहीं, वो उनका तो ईगो इतना ज्यादा होता है। कोई अच्छा हाँ, कोई दोनों अगर छोड़ने को तो तैयार ही नहीं है। वो तो मार पिटाई करेंगे आपस में खूब। ऐसा करेंगे तो, उसमें भी प्यार है मैम, ना कभी ना सीन तो नहीं देखा ना तो आपने। वो मेल फीमेल पिटने वाली है, उससे फिर वो भी मारेगी उसको उठा के। तो फिर देखो क्या परिणाम निकलता है। तो ये ऐसे हो जाता है। टॉक्सिसिटी और एनपीडी, ये दो चीजें हैं हमें बात कर रहे हैं जो अभी अभी, टॉक्सिसिटी और एनपीडी। एनपीडी तो अभी हमने देखा कि नार्सिसिस्ट वाले बंदे कैसे होते हैं। एनपीडी बहुत बड़ा वर्ड है, ये गाली है यदि हम किसी को बोलेंगे तो, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है। किसी को भी नहीं बोलना हमने एनपीडी नार्सिसिस्ट बोलना, मतलब बहुत बुरा लगेगा। अगर वो नहीं है तो बहुत फील कर सकता है। तो एनपीडी होने के लिए सारी जो भी करेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है, सारे सिस्टम्स होने जरूरी हैं, तभी हम उसको बोल पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नॉर्मली वो कभी डोमिनेट कर रहा है तो आप उसको एनपीडी मत बोल देना, क्योंकि एक दो क्वालिटी देख करके ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। हमारी जो ये पढ़ाई है ये गलत हो जाएगी, कहते क्या सीख रहे हो भाई तुम, है कि तुम हमें ही बताने लग गए। तो वो ऐसे हमने मैम ध्यान रखना है इन बात। उन्हें भी तो पता होना चाहिए इसका मतलब, तब तो हाँ, वो मतलब चिढ़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है आप नहीं तो वो उनको। बोलेंगे तुम कुछ ज्यादा पढ़ लियो, फिर नहीं नहीं भी तो होंगे तो बन जाएंगे। आपने ना लेबल नहीं लगाना किसी को। आप उनको बता सकते हो कि भी ये भी करेक्टरिस्टिक होती हैं, बस नॉलेज के लिए बता दो, लेकिन किसी नो मैम, मुझे को लगता है ना इंडिया नाम। में हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, लेकिन औरतों को इतना पता नहीं है। सब पता है उनको, सिर्फ रियलाइजेशन करवाना जरूरी है। हाँ। अच्छा, एक आपने केस सुना होगा इसका, जो एक हुआ था ना, क्या नाम था उसका, एक लड़की का 35 टुकड़े बना के फ्रीजर में रख दिया था, वो वाला जो केस था। उस केस के बारे में मैं हम्म, पढ़ा था एक जगह। उसकी जो स्टडी किया, उसको रिसर्च ये देखा हमने, तो क्या था उस केस में, वो जो लड़का था श्रद्धा। वो था इस प्रवृत्ति का।
नार्सिसिस्ट वाला। उसने सबसे पहले तो लड़की के मम्मी पापा से ही उसको कट ऑफ करवाया था। वो अपने मम्मी पापा की दुश्मन बन गई थी, लड़की को पावरलेस करके उसे घर से निकाल दिया। वो लिव इन में रहते थे, मम्मी पापा से बात नहीं करते थे। और फिर बहुत पीटता था वो उसको, खूब कई बार पीटा, एक बार भी नहीं, बहुत बार उसको पीटा। डाइवर्स उसको मैनिपुलेट करता था, तो बहुत मैनिपुलेट करता था। और फिर उसको देखो किस तरह से, मतलब इतना ज्यादा कि उसको जाने भी नहीं दिया। जब भी वो जाने लगती तो फिर वो और वही लव बमिंग करके उसको बट मैम कर कुछ लेता। लड़कियों को है ना, अच्छा लगता है ये डोमिनेंट होना, बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनके ऊपर इतना करे। क्योंकि एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तीसरी बार में आप कैरेक्टर तो पहचान लेते हैं ना। हाँ, पहचानने के बाद भी कुछ लोग रह जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर वो फ्रीजर में चले जाते हैं। नहीं वो देखो, ये जो इनकी एक जो जो ये करते हैं लव बमिंग, जो मैं कह रही थी कि वो रोना धोना हम्म। करके और हरकत ऐसी करके है, और वो इतना ज्यादा ट्रोमा में ले जाते हैं कि भाई क्या करें। ऐसा लगता है कि लड़की सोचती है भी ये तो ठीक है बंदा, वो फिर इसलिए रह जाती है। ये भी कारण है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, बड़ी जल्दी मान जाती हम्म। है। ये तो भी ना, इसको वो जाए कहाँ। ये जो चीज है, इस केस में भी हमने ये देखा कि पूरा नार्सिसिस्ट प्रकार का ये बंदा था जो उसके साथ था। प्यार व्यार कुछ नहीं था, सिर्फ प्यार का दिखावा करता था वो। और एम्पैथी को वेपन के रूप में यूज किया इसने। वो एम्पैथेटिक नहीं था। बहुत खतरनाक लेवल में मैनिपुलेटर होते हैं ऐसे ऐसे लोग। वो लोग किसी से प्यार नहीं करते, लाइफ पार्टनर की बात नहीं है उनके अंदर, बच्चों से भी प्यार का दिखावा करते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। कोई बच्चा गलती करे तो उसे मारेंगे और कहेंगे तूने गलती करी थी, मैं तेरा बाप हूँ, तेरे से प्यार करता हूँ इसलिए तुझे पीट रहा हूँ। अपने ड्राइवर को फटाफट मार देंगे, उनको कोई वो भी नहीं लगता। वो कहता है ये मैं तेरे लिए इतना करता हूँ। दान करेंगे तो दिखावे के लिए बहुत सारा दान भी करेंगे, और पैर पकड़ेंगे तो इस तरह से दूसरे को गिल्टी फील कराने के उद्देश्य से पकड़ेंगे। तो अगर नार्सिसिस्ट को समझ गए हो तो फिर एक्शन लेना उसी हिसाब से। अब एक्शन लेना भी हम सीखेंगे इसमें। हर जगह मैनिपुलेशन को वो वेपन की तरह यूज करते हैं। अब फीमेल होती हैं वो भी इसी तरह से अपने पार्टनर को चिढ़ा सकती हैं, उनके ऊपर भी हावी हो सकती हैं, उनका भी जीना आराम कर सकती हैं। वो भी ऐसे ऐसे भी हैं, होती हैं, देखी होंगी, ऐसे अभी आप बता ही रहे थे। यस मैम, सेम सेम। एक अगर एक किसी ऐसा की लग रहा है लाइफ ये में है। चैप्टर उन्हीं पे बना सेम है। मेरी भाभी। हाँ। अगर ये वीडियोस तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मरवा भी। ये जो है भाई, अगर ऐसा कोई है तो अगर अगर वो अभी बचपन में है, थोड़ा सा अभी शादी वादी नहीं हुई है और इस टाइप का नेचर दिख रहा है, तो उसको थोड़ा एजुकेट कर लो, क्योंकि बहुत डेंजर रिलेशन बन जाएगा, नहीं तो इनका डेंजरस बहुत ही ज्यादा। मैम वो है ही घर पे मैम, मुझसे भी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं वो। मैं ही मैम वो 45 बहुत की। एजुकेटेड होते हैं, समझदार होते हैं। मैम समझदार अपने आप होते को हैं, लेकिन समझते हैं। बिहेवियर रूप में, वो बिहेवियर में वो कोई उनको समझदारी अच्छा नहीं नहीं दिखाई। लगेगा, उनको करेक्ट होना अच्छा नहीं लगेगा। देखो, हाँ नहीं वो। करेक्ट करना अच्छा लगता अगर है उनको। कौन सुधर सकता है, जो विलिंग हो, जो कोचेबल हो। टोटल ऐसा ना हो, थोड़ा बहुत कोचिंग लेने की उसके अंदर पॉसिबिलिटी हो तो वो सुधर भी सकता है, अपने आप को कर भी सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नहीं मैम, मैंने उनको बोला, हाँ, उनका बिहेवियर देख के कि आप ना ओम शांति जाया करो, वहां पे ना नॉलेज जो देते हैं ना वो हाँ, गॉड, हाँ, मतलब बहुत अच्छी होती है। क्या करना है नॉलेज से, नॉलेज तो हमें ही बहुत है। हाँ। ये ऐसे लोग तो सीखते नहीं कुछ भी। ये सबसे बड़ा खतरनाक सेंटेंस है, ये बहुत ही ज्यादा। हमें आगे नहीं हम्म। करने देगा ये मुझे तो सब कुछ पता है बस। और फिर वो उसी भाव में रहेंगे, उसी अवस्था में रहेंगे। उन्होंने नहीं अपने जीवन में कुछ करना फिर। तो मैम हर मतलब जो मैंने बात बोली थी ना कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस कैसे लो करना है ना, मैं बहुत बाद में समझ पाई इस बात को कि वो हर चीज में, इसमें क्या है, इतना सारा चीज डालोगे तो चीज तो अच्छी बनेगी ही। हाँ, बस बस वो तो ये मतलब हाँ, सब लोग वाह वाह बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खाई तो बोले तुमने इतना सब कुछ तो डाला तो अच्छा तो बनना ही था। है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल। कोई बात ये नहीं हुई। सही कह रहे हो, ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने भी हैं। वो पूरा हम्म। काम कुम करवा के भी और फिर ये कह देंगे ये कौन सी बड़ी बात थी, ये तो वो ये दूसरा, कौन सी। ये तो दूसरा आदमी भी कर देता। हाँ सच एक में सच सेकंड में। लगती है उनको धोने में। करना भी तुमको है और तुमने कर लिया, तो क्या क्या किया, कुछ हाँ, नहीं। हाँ, वो प्रेज नहीं कर सकते आसानी से किसी की। हाँ। कोई तारीफ कर देना,
वो इसीलिए भाग गए अब इसी वो उनके हस्बैंड ने तारीफ कर दी, वो भाग गए। हाँ देख लो फिर, ये देखो, ये अपने को समझ में आ रही है ना बातें। तो वैसे तो थोड़ा बहुत डोमिनेंस की भावना हस्बैंड वाइफ में रहती है, वो बहुत जल्दी थोड़ी देर के लिए हुए फिर ठीक हो गए। वो अगर ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेशन है तो वो एक टॉक्सिक बात हो सकती है, बाकी टोटल नार्सिसिस्ट ना भी हो। इस समय मुझे चिंता लग रही है मैडम उनकी, कि वो इतना ये सफर कर रहे हैं तो उनका आगे हाँ, का जीवन कैसा होगा बिचारियों का। आप ना बड़े काइंड हो, बहुत ही कंपेशनेट हो, तो इसीलिए ये भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं। अगर वो समझ पाए किसी भी तरीके से तो हम्म। देख लेना। तो दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं आगे, डोमिनेशन क्या है। डोमिनेशन को भी समझे। एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है ओनरशिप। देखो ये दो पॉइंट को भी समझेंगे हम। पार्टनरशिप और ओनरशिप, इन दो को समझना है। आपका पार्टनरशिप है, जैसे बिजनेस में 50% का कोई पार्टनर आपके साथ है, तो वहां पे आप क्या करते हो, ऑर्डर नहीं देते हो। वहां पे बैठ के सलाह मशवरा करते हो कि हम ये करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट होगा। ये है पार्टनरशिप। और लेकिन डोमिनेशन किसको कहते हैं, कि पार्टनर को ऑर्डर देना कि तुम्हें यही करना है। ये फिर यहाँ पे क्या आ गया, ओनरशिप आ गया। वो पार्टनरशिप थोड़ी ना बची फिर। तो हम एक सुझाव की स्टेट में नहीं रहते हैं, हम डिसाइड करके सिर्फ बोलते हैं। ये डोमिनेशन में वो बात आती है। ओनरशिप जो ले लेते हैं ना, भाई मैं हूं मुखिया और मैं कहूं वही ठीक है, जो कह दिया वो करना जैसे मैम बस। श्रीकांत मूवी में हुआ था। तुमने नहीं सोचना ये। किसमें, श्रीकांत में? हाँ, वो कहाँ? अपने दोस्त था ना, उसका पार्टनरशिप, रवि। हाँ हाँ फिर वो नहीं डोमिनेट करता था कि लाइक उसकी पढ़ाई क्यों हो रही है, मेहनत तो सारी मैंने की है। तो खुद हाँ। से अपना डिसाइड वो करने उसमें लगा कुछ था। पल, कुछ समय के लिए आया था, लेकिन कुछ समय के जल्दी लिए। जल्दी सुधर गया था वो, है ना। हम्म। हाँ। हाँ। वो देखो भाई, हर समय पे कुछ चेंजेस आते हैं माइंड में, फिर वो अगर कोई सुधरने वाला है सुधर जाता है। ऋतु दी, आपकी जेठानी ना सुधरे तो कोई बात नहीं, अगला जन्म है उनके लिए। नहीं, ऐसा सोचा करो। नहीं, देखो भाई, मुझे जो चिंता ही नहीं लगती। जो वो जैसा मजबूर है है अपने वो इस उसके तरह का लिए, खुद व्यवहार के लिए करने में। तकलीफ है, किसी और के लिए तकलीफ नहीं है। मेरे साथ वो कितना टाइम रहेंगे, बहुत कम। उनके खुद के लिए तकलीफ है वो। यस यस, ये अच्छा। इनके मन में उनके प्रति बहुत दयालुता है, ये चाहते हैं वो ठीक हो जाए। हाँ ना, सच में। वो सही बात कितना है। देखो सफर कर जीवन, रहे होंगे। ऐसे लोगों का जीवन कैसा होगा, देखो आप, हम जो पढ़ वही रहे वही हैं, बोल रही हूँ कि सारा वो जीवन तो कितना उनका अंदर ही बड़ा अंदर, बेकार हो जाता है। अंदर ही अंदर कितना जलते होंगे। मतलब हर कितना, चीज के साथ उनका क्या रिएक्ट रहता जो होगा। लाइफ का जो मजा एक बहुत ही सुंदर ढंग से रहने में है, प्यार में, समझदारी में, तो वो तो खो दिया उन्होंने। हाँ, वही 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 जीवन बोल का रही हूँ। आनंद तो खोते जा रहे हैं फिर वो। ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपना अपने आप को खत्म कर रहे हैं, हाँ मतलब वो। बिल्कुल सही कह रहे हम्म। हो। तो हम हम्म। समझ रहे थे पार्टनरशिप और ओनरशिप क्या है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। जी। पार्टनरशिप में सलाह मशवरा करके, आपस में बात करके फिर हम आ, वो उस काम को करते हैं। लेकिन ओनरशिप में क्या है, डिसाइड किया, बोल दिया, बस यही करना है तुमने, वो ओनरशिप हो गया। म्यूचुअल कंसेंट उसके अंदर होती नहीं है। पार्टनरशिप इसमें जो है, पार्टनरशिप में आप ऐसे थोप नहीं सकते हो किसी को, और ओनरशिप में थोप सकते हो। तो इसमें क्या है, हम ऑर्डर देते हैं ओनरशिप के अंदर। म्यूचुअल और डोमिनेंस में ये डिफरेंस है, पार्टनरशिप और डोमिनेंस में ये डिफरेंस है। आप अपने पार्टनर को समझो, क्या आपका बिजनेस पार्टनर, आप ऐसा बिहेव करोगे तो क्या वो ज्यादा दिन चल पाएगी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में यदि ऑर्डर करोगे तो क्या चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। तो इसी तरह से अगर लाइफ पार्टनर के साथ भी डोमिनेंस करेंगे तो वो भी ज्यादा दिन अच्छे से नहीं चल पाएगी। एवरीवन इज इंडिविजुअल, अपनी इंडिविजुअलिटी को उसको बना के रखना चाहिए। जो वैल्यू सिस्टम जो बनता है, वो बनता है आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग से। ये जो भी वैल्यूज बनती हैं, ये कहाँ से बनती हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग से। आपका जेनेटिक, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो जितना जेनेटिकली वैल्यू में होगा, जो भी वैल्यू उसकी जेनेटिकल होगी, जो ज्यादा पुराने से प्रोग्राम्ड होगी, पुराने समय से,
तो वो उतना ही बहुत उसके अंदर जुड़ी हुई है वो वैल्यू उसके साथ, तो वो उसी हिसाब से काम करने को मजबूर हो जाता है। उसके लिए छोड़ना उस चीज को बड़ा ही मुश्किल है। जब फैमिली साथ है में है, तब ही कई बार क्या होता है कि ये बात वो मान के चलते हैं कि भी फैमिली साथ है तो क्या करें, हमें उसी फैमिली वैल्यू में जीना है। ये इस तरह से भी होता है, फैमिली वैल्यू में जीने के लिए एकदम पर्सनल चीज है ये। और वहाँ अगर आपको वहाँ ठीक लग रही है तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है तो वो ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, अगर कोई बात, कोई वैल्यू, कोई चीज ऐसी हो जाए जो जीवन के लिए, हमारे लिए खतरा साबित होने लग रही है, तो उसमें हमें फिर रिस्क टू बेनिफिट रेशो में चलना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ता है। अब जैसे किसी के पर्सन के पाँव में कैंसर हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहेगा, तो या तो पैर कटवा लो या फिर जिंदगी जाएगी। तो फिर वो क्या कहते हैं, पैर का कटना बेहतर है भाई, जिंदगी बच जाए। तो रिस्क टू बेनिफिट, ये भी एक चीज देखनी पड़ती है। अगर कोई लॉस हो रहा है किसी वैल्यू के सिस्टम पे चलने पे, तो फिर उसको छोड़ना पड़ता है कई बार, रिस्क टू बेनिफिट। अगर आपके वैल्यू में लव एंड कनेक्शन अच्छा है। मैम ये टॉपिक बड़ा है क्या? ये टॉपिक, हाँ, ये अभी बस देखो, नार्सिसिस्ट और ये टॉक्सिसिटी वाली बात तो पूरी हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि हम मैच मेकिंग में इन बातों का कैसे ध्यान करेंगे। तो ये आज हम इसको यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है। तो ये क्या है कि भी कई बार हमें इस प्रकार की वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, यदि हम अपने जीवन के महत्व को समझ जाएं, लाइफ के एक किस प्रकार से सुंदर जीवन बिताना उसको समझ जाएं, तो हमें बहुत सारी बातें छोड़ करके, उसमें कंप्रोमाइज करके और अपने जीवन में कुछ वैल्यूज को चेंज करके हमें आगे चलना है। तो आज हमने देखा भी किस तरह के नेचर से क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती हैं, और किस तरह से हमारी लाइफ जो है बहुत ही मुश्किल में पड़ सकती है, वो हमने देखा। तो कल हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें इस प्रकार के बिहेवियर में बाउंड्री क्रिएट करनी है, और कैसे इसको ठीक करना है, किस तरह से कर सकते हैं, वो सब हम कल देखेंगे। ठीक है। तो सबने ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से। हाउ टू मैम थैंक यू मैम। ये सारी थैंक मैडम यू। टेक्निक का ही था ना? मैच मैच मेकिंग सीखेंगे कल हम। मैच मेकिंग में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, कभी रिश्ते होने हो तो उससे पहले वो बातें जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि लाइफ एक सुंदर बीत सके। ठीक है। हाँ, मोस्टली लोगों की तो यहाँ शादी हो चुके हैं। पर देखो, परिवार में जानकारी में कहीं हमारे ना कहीं बच्चे हैं फिर से भाई। मौका मिलेगा आपको इन बातों पर बच्चों के लिए विचार देख रहे करने हैं, का। ठीक है। हमारा तो जिंदगी बीत गई, लेकिन हम आगे इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। अरे सिर्फ अभी शादी के लिए नहीं, बाकी और भी चीजों के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। बहुत हाँ, चीजें जैसे कि जैसे, जेठानी और भाभी के बिल्कुल, लिए। ना जिनकी ना हो ना, गई वो भी वो तो कहीं ना कहीं, बेचारे हैं। हाँ, उसमें भी हम कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा सकते हैं इस नॉलेज का। तो बहुत अच्छा है आपको आसपास भी मिलकर। बहुत लोग होते हैं, नेबर्स भी ऐसे होते हैं। सही हाँ। कहा आपने। अ, क्लासमेट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं। बहुत 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 जगह यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है। बच्चों सही को ही, कहा। मैं वो पढ़ रही हूँ इंटरेस्टिंग हाँ, है। जोसेफ की अपने किताब। बच्चों को भी आप बता सकते हो। ये सारा अगर नॉलेज बच्चों को हो जाए तो वो अपने आप को खुद ही ना देखेंगे कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, एक राइट एज पे, अब हाँ, मैंने बता गाइडेंस सकते मिलना हैं बहुत फिर। जरूरी है। हमको गाइड मिल जो रहा था समझदार बच्चे हैं, वो उठाएंगे फायदा इस चीज का। कि बच्चों को भी हम सही लाइन पे रख सके। अगर बिल्कुल। हमारा बच्चा जा रहा है गलत, तो हम उसको मतलब एक तो हमें परखने की शक्ति भी आ जाती है जब हमको नॉलेज रहती है, तो बिल्कुल ठीक है। किसी चीज। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। थैंक यू। बने मजा आ रहो रहा है तुम मैम। क्लास में, ताकि ये मैम कोर्स हम पढ़ाने पूरा वाला अच्छा डिजाइन होता करें। है ना, पढ़ाने वाला अच्छा रहता है तब मजा आती है पढ़ाई में। डेफिनेटली। अब हम्म। इतने अच्छे हैं कि मैम अभी आप रॉकेट साइंस सिखा दो, फिजिक्स सिखा दो, मैं सीख लूंगी। बस ठीक है, जितना मुझे पता टीचर अच्छा लगता होना रहेगा मैं चाहिए। आगे आप लोगों को बताते रहूंगा। आप तो मेरी एक टीम बन गए हो ना, तो टीम में तो अपन सब कुछ शेयर करेंगे अपना। ठीक है ना। ठीक। श्योर मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय बाय। 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 बाय ऑल। बाय।